अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे आज के चीफ गेस्ट माननीय शहरी विकास मंत्री जी से कि कृपया आप स्टेज पर आएं और अपना की नोट हमारे साथ शेयर करें। न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिक जन, सबको यथायोग्य नमस्कार। ये एक बहुत सही बात है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी, आम जन का शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा, तो गांव ढाणियों से शहरों की ओर प्रस्थान कह दें या पलायन कह दें शुरू हुआ। जब बाहर से लोगों का आवागमन हुआ तो विस्तार की आवश्यकता पड़ी, बढ़ती आबादी के लिए रहवास के लिए मकानों की आवश्यकता पड़ी, व्यापार बढ़ा तो उसके लिए व्यापारिक क्षेत्रों की व्यवस्था की मांग बढ़ी और ऐसे में रियल एस्टेट का कारोबार की शुरुआत हुई। रियल एस्टेट में 3-4 तरह के लोग शामिल हैं। शुरुआत हुई गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से, उसके बाद शुरुआत हुई छोटे स्तर पे गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे गए भूखंडों पर निर्माण करने वाले, हम चाहे उनको निर्माणकर्ता कह दें और चाहे ठेकेदार कह दें, मकान बनाना शुरू किया और उनको बेचना शुरू किया। जब से इस विभाग का कार्यभार मेरे पास आया है और मेरा जो अनुभव है, गृह निर्माण सहकारी समितियों के मामले में राजस्थान में हालात बहुत खराब है। नमस्कार, मैं विक्रम खेदड़ और आज जो मंत्री जी का, जो शहरी विकास मंत्री हैं झावर सिंह खरा जी, उनका जो स्पीच सुना है उसको देख के हृदय हमारा गदगद हो गया है। इस तरीके से राजनीति से ऊपर उठकर यदि आप सीधा संबोधन जनता से करते हैं तो बड़ा खुशी होती है हम लोगों को। अब बात करते हैं हम लोग जो ये रियल एस्टेट के अंदर जो सोसाइटियां बनी हुई हैं, ये सोसाइटियां जैसे हमारे आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इनमें बड़ी समस्याएं हैं। मेरे हिसाब से जितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, मैं 2, 4, 5 के बारे में तो नहीं कह सकता कि वो ढंग से काम कर रही होंगी, बाकी 90% से ज्यादा गृह निर्माण सहकारी समितियों के संबंध में रोज 2, 5, 10 शिकायतें मेरे पास आई। जमीन खरीदी, प्लान बनाया, भूखंड सर्जित किए, भूखंड बेचे और जिसने काबिज होकर मकान बना लिया वो तो फायदे में रह गया, लेकिन भूखंड खरीद के वो कहीं दूसरे महानगर में चला गया और 2-4 साल अगर उसने अपने भूखंड की देखरेख नहीं की तो एक के बाद एक उसी भूखंड के पट्टे अब वो कैसे जारी करते हैं, क्या जारी करते हैं, पट्टे जारी करना शुरू कर दिया। और अब तक मेरे संज्ञान में जितनी शिकायतें आई हैं, 1-2 शिकायत तो ऐसी भी आई हैं कि एक भूखंड के 5-5 जनों को पट्टे जारी कर दिए गए। ये 80,000 करोड़ का जो एक टर्नओवर है, 1952 के तकरीबन ये प्रोसेस शुरू हुआ था। 80,000 करोड़ का रेवेन्यू अभी जनरेट करता है, टर्नओवर है इसका। इसके अंदर बड़ी समस्याएं हैं जिसमें हम भी गवर्नमेंट से प्रार्थना करते हैं कि 2-3 पॉइंटों पे भी अच्छा गौर किया जाए तो बहुत बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। कोई भी जो प्लॉटिंग है वो सहकार समितियों के द्वारा नहीं होके, जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ने जेडीए जब रजिस्टर कर दिया, जैसे अपन जयपुर की बात करते हैं तो जेडीए रजिस्टर कर दिया, तो उनके थ्रू ही प्रॉपर्टी रजिस्टर होके ही सेल के लिए जानी चाहिए। और इस तरीके की जो गृह निर्माण समितियां हैं उनका शायद मेरे हिसाब से उसको आपको अब एक समय आ चुका है, आप उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि गृह निर्माण समितियां कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां ग्राहक को दे देती हैं तो आगे जाके बड़ी समस्या होती है। जैसा आपने अपनी स्पीच में बताया है कि एक एक प्लॉट के 3-3 पट्टे, 4-4 पट्टे, 5-5 पट्टे जारी कर रखे हैं। कोशिश यही है, रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट में अधिक से अधिक जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसमें जो जेडीए या जो नगर निगम है वो इसको अच्छे से काम को संभाल सकता है। इसमें टीम को अपने को एक्स्ट्रा बढ़ाने की जरूरत है। और जैसा हमने बताया कि जेडीए का जैसे नॉर्म्स बनी हुई है, वैसे ही गृह निर्माण समितियों के लिए भी नॉर्म्स बने। हर साल ऑडिट होता क्या है कि जैसे कई वर्षों तक इनकी ऑडिट पेंडिंग रहती है, इस कारण से ये चीजें होती हैं। उस टाइम में आज ब्लैक का जैसे पैसा आ रखा है, किसी के पास में 1 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट किया गृह निर्माण समिति पे, और एक्चुअल में कागजों के अंदर तो 5,000 रुपए का प्लॉट है, 10,000 का प्लॉट है, 15,000 का प्लॉट है, मैं ये कहूं कि वो 5 लाख का प्लॉट है, लेकिन 95 लाख का जो ब्लैक मनी यूज किया वो गृह निर्माण समितियों के द्वारा हुआ। तो पहला कंट्रोल तो यहां पे किया जा सकता है। दूसरा कंट्रोल जो डीएलसी रेट है, यदि वो एक्चुअल रेट के बराबर गवर्नमेंट उस पर प्रयास करने से बहुत अच्छा बेनिफिट, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा। जहां रजिस्ट्री रेट हम 8%, 8.5% तक जा रखी है, उसको 2% पे लेके उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इससे सारी ट्रांजैक्शन एक नंबर होंगी और जो विकसित राष्ट्र का भारत एक सपना देख रहा है उसको हम सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। जो एक आम व्यक्ति जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है उसका भी सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसको बैंक भी अच्छा फाइनेंस कर देगा। तो वो समस्या भी नहीं रहेगी जब डीएलसी रेट उसके एक्चुअल रेट के साथ आ जाएगी। पैसा जबरदस्ती उसको मजबूरन जो एक ग्राहक है उसको और सेलर को भी बड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि उसने जो प्रॉपर्टी ली है वो भी ब्लैक में ली है, तो सेल करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट को
इसमें प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द इस पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कदम उठाए। जो मध्यम और बड़े कॉलोनाइजर्स हैं उनमें भी बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, और मैं ये मानता हूं कि राजस्थान में बहुत कम रियल एस्टेट कह दें चाहे कॉलोनाइजर्स कह दें ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपना धंधा कर रहे हैं। अभी एक बड़े कॉलोनाइजर्स की शिकायत मेरे पास आई थी। किसी व्यक्ति ने उसकी प्रस्तावित बहुमंजिली बिल्डिंग में फ्लैट बुक करवाया, समझौता हो गया कि आपको ये 10 किस्तों में इस प्रकार पैसा देना है। 8 किस्तें उसकी जमा हो गई, 9वीं किस्त डिले हो गई और 10वीं किस्त जमा कराने गया तो 1,00,000 कोई हजार की किस्त थी, उस पर 4,00,000 कोई हजार की पेनल्टी इम्पोज कर। उसके बाद मेरे पास शिकायत आई, मैंने पता किया तो अभी तक उसका प्रोजेक्ट भी अपूर्ण है और उसकी लास्ट किस्त की अवधि भी गत वर्ष में थी, जब उसको लास्ट किस्त जमा होने के बाद फ्लैट का भौतिक रूप से कब्जा मिल जाना चाहिए था। और एक रियल एस्टेट में सबसे बड़ी जो समस्या है, ये समस्याएं क्यों बन रही हैं? क्योंकि लोग इससे एजुकेट नहीं हो रहे, लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से उनको एक रेरा रजिस्टर व्यक्ति से ही प्रॉपर्टी बाय करनी है। क्योंकि जो बीच में प्रॉपर्टी सेल करने वाला आदमी और जो बनाने वाला व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में जो सामंजस्य बैठाता है वो आदमी होता है रियल एस्टेट एसोसिएट, और इसका एक लाइसेंस होता है रेरा का। कोशिश ये होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि रेरा रजिस्टर, जो रेरा एसोसिएट जो है रजिस्टर व्यक्ति, वो ही प्रॉपर्टी सेल कर पाए, हर व्यक्ति सेल नहीं कर पाए। इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, इस पे भी प्रयास करना चाहिए। अब क्या होता है, जैसे रियल एस्टेट जो एसोसिएट होता है, कंसल्टेंट होता है बीच के अंदर, अब उसको किसी ने एजुकेट नहीं किया तो उसको लगता है कि ये प्रॉपर्टी, जैसे कोई भी बिल्डर है या किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी, कॉलोनाइजर है, उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी थी, वो लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क सा बनाते हैं और ग्राहक को कैसे भी करके सेल करने की कोशिश करते हैं कि भैया वो प्रॉपर्टी चाहे अप्रूव्ड थी या नहीं थी, जो अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, इस तरीके से यदि एक्टिविटी हो रही है तो उस पर भी कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जो नहीं है कॉलोनियर अभी अप्रूव्ड, उनको प्रयास करें कि रजिस्टर करने का प्रयास करें, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा, वहां उनको सुविधाएं मिलेंगी, सारी व्यवस्थाएं हैं। बहुत सारे लोग हैं जिसमें अनेक प्रकार के जो नेता हैं, लेकिन जिसमें सेवा भाव वाला जो भाव है वो हमें आपसे मिलता है। आपको इस विषय पे सोचना चाहिए और इस पे कदम उठाने चाहिए, ठोस कदम। रियल एस्टेट एसोसिएट की यदि हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, उनको प्रॉपर्टी का ये भी आइडिया नहीं है कि सर ये कागज कैसे देखते हैं, उसका प्लॉट का साइजिंग, और उसको लाइसेंस यदि मिल रखा है तो वो भी गलत मिल रखा है। तो इस पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। उसको पता नहीं कि सोसाइटी अप्रूव्ड है, उसको लगता है कि किसी ने कह दिया उसको प्रॉपर्टी को बेचना, उसको अपने कमीशन से मतलब है। अब इसमें क्या हो, शिक्षा होगी तो रोजगार बढ़ जाएगा, और रोजगार बढ़ेगा तो हर आदमी एजुकेट प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो जाएगा रियल एस्टेट के अंदर। जैसे अभी मंत्री जी बात कर रहे हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है या कोई भी जो चीज है जिसके अंदर भी, मैं आपको ऐसे बताऊं, इसमें जीएसटी विभाग को भी काम करना चाहिए। रीजन क्या होता है, जैसे अभी एक नया रूल आया था कि जो भी प्रॉपर्टी यदि अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर कोई पहले साई दे देगा तो उस साई को यदि बिल्डर यदि 1 नंबर में ले लेगा तो वहां पे क्या होगा, उस पे 18% का जीएसटी बिलिंग चालू हो जाएगी, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो भी है उसके ऊपर 18% का बिल अलग से बनेगा। अब यहां पे क्या होगा, जो सेलर है वो भी उससे बचना चाहेगा, जो बायर है वो भी उस जीएसटी से 18%, यानी कि उसने यदि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी या 10 लाख की प्रॉपर्टी ली तो उसके लिए 1,80,000 रुपए तो उसको जीएसटी चुकाना पड़ गया। अब यहाँ पे दोनों लोग क्या करेंगे, बायर और सेलर क्या करेंगे, बायर तो ये कोशिश करेगा कि मेरे जीएसटी नहीं लगे, और सेलर ये करेगा मेरे को भी पे नहीं करनी पड़े, मेरे को भी कहीं दिक्कत नहीं हो, मेरा प्रॉपर्टी सेल हो जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी के लिए पे कर रहा हूं 8.5% का जो रजिस्ट्री फीस है वो दे रहा हूं। अब इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को इस पे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इससे फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। फ्रॉड कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि जो देने वाला व्यक्ति है उसको केस में पैसा देगा और अपना फ्लैट बुक करेगा। अब उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि उसने फ्लैट बुक किया था। तो इसको ठीक करने के लिए हमसे यही निवेदन है, जैसा आप कह रहे हो कि इसको जो पैसा है जीएसटी विभाग को भी देखना चाहिए कि इसको एक 8.5% यदि आप रजिस्ट्री कर रहे हो या उस तरीके से कर रहे हो तो उस पर समझ से बैठाने की जरूरत है। तो मैं रियल एस्टेट के जितने भी ईमानदार लोग हैं उनसे तो ये अपेक्षा करूंगा कि वो ईमानदारी से काम करते रहें, और बेईमान कॉलोनाइजर से या बेईमान बिल्डर्स के बारे में जो भी उनके तथ्य जानकारी में हो, शिकायत हम तक पहुंचाएं ताकि हम उनके खिलाफ यथोचित कार्रवाई करने में सफलता प्राप्त करें। अब विभाग मेरे पास है तो मैंने सारे अधिकारियों को उसमें लगाया है कि हमारे सारे रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बने, इतने सुस्पष्ट हों कि उनमें इफ और बट की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा काम जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि सारी काम अगर ऑनलाइन हो जाए और समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था उसमें हो जाए। अब ये क्या है, आपको कभी कभी व्यक्ति के फुंसी उठती है, फुंसी उठ के फोड़ा बनता है, और फोड़े के बाद क्या बनता है वो है
नासूर। नासूर जो बनता है उसके ऊपर चमड़ी सबसे चमकीली होती है ना, और अंदर मवाद भरी रहती है। तो मेरा विभाग वैसे तो चमकीला दिखता है, लेकिन उसमें मवाद बहुत भरी हुई है, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि उसकी सर्जरी करके और उस नासूर को अच्छी तरह से दुरुस्त करके स्वस्थ करूं। जैसा मंत्री जी को जानते हैं कि इनके जो कहे हुए वचन है वो ये हमेशा पूर्ण करते हैं, तो हम भी इनसे यही अपेक्षा कर रहे हैं कि जैसा आप डिपार्टमेंट के लिए कह रहे हैं, तो डिपार्टमेंट आप ऑनलाइन चीजों को कर देंगे तो बहुत सारी चीजें तो वैसे सोल्व हो जाएंगी। और रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन में अनुदा भी सब लोगों को सपोर्ट कर रहा है। जिन लोगों को रियल एस्टेट में कुछ काम करना है, कुछ करके दिखाना है, और प्रोफेशनल लोगों की जो कमी है उसके अंदर आके और अपने आप को साबित करना है, आपके लिए एक पैकेज हमने बनाया है कि उससे एजुकेशन लेके और आप एक रेरा का सर्टिफिकेट लेके अच्छी तरीके से प्रोफेशनल व्यक्तियों की तरह अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपके पास रोजगार चला हुआ आ रहा है, बस आपको उसको ऊपर क्लिक करना है। इसी तरीके की वीडियो आप लगातार हमसे जुड़े रहें, देखते रहें और सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल आपके साथ जुड़ा हुआ है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको रियल एस्टेट के अंदर हर एक बारीकी की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।